आज की वीडियो का ना सिंपल सा एजेंडा है। मुझे ना रोज़ कोई ना कोई क्यूरी आ रही है अपने क्लाइंट से रिगार्डिंग मेडिकल इश्यूज़। अब देखो, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ना या फिटनेस कोच, मैं उनके एक्सरसाइज रिलेटेड इशू तो सॉल्व कर सकता हूँ, डाइट रिलेटेड इश्यूज़ तो सॉल्व कर सकता हूँ, बट ना रिगार्डिंग मेडिकल इश्यूज़ ना वहाँ पे मेरी नॉलेज भी लिमिटेड है या ज़ीरो है। तो उसके लिए जो राइट पर्सन है ना वो डॉक्टर ही है। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि जो मेरी फैमिली डॉक्टर है ना, ही इज़ माई कज़न डॉक्टर रवीश चौहान, और उसकी जो वाइफ है डॉक्टर पूजा चौहान, क्यों ना हम उनसे डायरेक्टली बात करें। ठीक है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया इस वीडियो के लिए। तो आज का जो वीडियो है ना, उसमें हम Q&A सेशन होगा एक सिंपल सा। एज अ लेमैन हम बात करेंगे और समझेंगे कि जो जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो डॉक्टर रवीश ही इज़ रनिंग हिज ऑन क्लिनिक फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो बेस्ट पार्ट ये भी है कि ही इज़ अ मैराथन रनर, तो ही इज़ इनटू फिटनेस ऑल्सो। अगर मैं डॉक्टर पूजा चौहान की बात करूँ तो शी इज़ ऑल्सो अ BAMS गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, और स्पेशलाइज है इन गायनी। ठीक है, शी इज़ करंटली वर्किंग एज अ ग्रेड 1 ऑफिसर इन पंजाब गवर्नमेंट। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और आपकी जितनी भी क्यूरीज है ना उसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज भी जो मेरे क्वेश्चन है ना, उनको मैंने कैटेगराइज किया है अलग अलग कैटेगरीज। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। तो व्हाट आर द बिगेस्ट लाइफस्टाइल मिस्टेक्स पीपल मेक दैट इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। देखो, मेरे मुताबिक बीइंग अ प्रैक्टिशनर, जो मैं मेन कॉज मैं देख रहा हूँ आजकल, सबसे पहला कॉज तो है पेशेंट्स को आजकल एंजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, सेकंड डाइट, थर्ड लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही हैं कि जो रिस्क दे रहा है, जिस करके लोग कर नहीं रहे और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उनको लाइफ टेकिंग डिजीज़ हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे मुताबिक ये तीन बहुत मेन पॉइंट है। लैक ऑफ स्लीप भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, स्लीप प्रॉपर ना लेना, ये भी वन ऑफ द कॉज है जो डिजीज़ को बढ़ा रही है। जो क्रॉनिक डिजीजेस होती है ना, एज पर आयुर्वेदा हम जो मानते हैं, वो ये रहता है उसमें एकदम तो वो हो नहीं रही, आपके एकदम से डेवलप नहीं हो रही वो, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप हो रही है। तो उसमें आपका जो लाइफस्टाइल है ना, दैट इज द मेन थिंग जो आपको हैम्पर कर रहा है। आप अगर सही लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे ना, तो मीन्स आप अपनी क्रॉनिक डिजीज को बहुत पहले डेवलप करना शुरू कर देते हो। लेकिन उसके सिम्टम्स कब आते हैं? जब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, दैट ट्रेट्स क्रॉनिक डिजीजेज। एक्यूट तो एकदम ऑनसेट हो गया, क्रॉनिक का जो ऑनसेट है वो बहुत ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो WHO कहता है कि जो हमारी, हम बोलते हैं ना कि गुड हेल्थ क्या है, हम कहते हैं कि गुड हेल्थ है, हमें डिजीज नहीं है, वी आर परफेक्ट, हम ठीक है, मेरा बॉडी वेट ठीक है, मैं चल भी पा रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। नो, इट इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट जो WHO है वो ये कहता है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ, जो हम समझ ही नहीं पाते। और अगर हमें हेल्दी रहना तो हमें इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बैलेंस स्टेट में रखना है। एंड ये कब पॉसिबल है? जब आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तब। ठीक है, मेरा एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है एज अ हेल्थ कोच इसमें। या तो आया अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, नहीं तो आगे आके आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे सेम रूटीन फॉलो करने के लिए, Right. अच्छी डाइट खाने के लिए और एक्सरसाइज कर। बिल्कुल, बट उस टाइम पे ना काफ़ी लेट हो जाता है, तो आपको मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट। Yes, of course. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन रेगुलर एक्सरसाइज रियली प्रिवेंट डिजीज और इज इट ओनली हेल्पफुल फॉर वेट लॉस। देखो, इसका हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आप रेगुलर एक्सरसाइज, होता क्या, रेगुलर एक्सरसाइज आप कर रहे हो, अपनी बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, आपका वेट लॉस तो होगा होगा। प्लस इसमें और क्या बेनिफिट है, हमारे बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा एक्सरसाइज का बेनिफिट है आपका मेटाबॉलिज्म। जो इतना मेन हमारे डिजीज का कॉज क्या है, क्रॉनिक डिजीज का, खास करके जब आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है तो आपको डिजीज लगनी है, ओबेसिटी आएगी। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, ओबेसिटी आएगी, ओबेसिटी आएगी तो आपको डिजीज होनी है। वन ऑफ दोज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब इसी करके होता है। जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो तो एटलीस्ट आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। उससे क्या होगा, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होगा। आजकल देखो, हर किसी को टेस्ट करवाते हैं, हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल कंट्रोल्स नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कोई मूवमेंट ही नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते ही नहीं है। एक्सरसाइज का इस पे इफेक्ट बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। और वेट लॉस तो है, अगर आप करोगे एक्सरसाइज, कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वेट लॉस होगा ही होगा।
मतलब इसमें ये नहीं है अकेला कि आप वेट लॉस को लेके चलोगी तभी हमें एक्सरसाइज करना है। रूटीन में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूवमेंट बहुत ज़्यादा नीडेड है। उनकी हार्ट हेल्थ के लिए, उनकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, लंग्स को एक्टिव रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इवन इन आयुर्वेदा भी हम व्यायाम जो है, मीन्स बॉडी को जो आयाम हम थकाने वाली कोई भी क्रिया कर रहे हो, लाइक रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, इवन आप अगर मेडिटेशन भी कर रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ये इसका मल्टीपल बेनिफिट्स है। ये मत सोचो कि एक्सरसाइज करके सिर्फ हार्ट रेट ही बढ़ रहा है। हार्ट रेट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसका अलग पर्सपेक्टिव क्या है, इससे ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव हो रही है एंड इट क्रिएट्स हैप्पीनेस ऑल्सो। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी लेके आती है, तो ड्यूअल पर्पस है इसका। ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ होता क्या है ना, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं 99% लोगों का एक ही टारगेट है, मेरे को वेट लॉस करना है या तो वेट गेन करना है। जो मेरा एडवाइस सिंपल रहती है कि आपने अगर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करना है तो आपका बेस रहेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, मसल बिल्ड करोगे, अपनी बीमारियों से बचोगे और इंजरी नहीं होगी आप। राइट। तो मेरे सिंपल सा एडवाइस उनकी यही है इसको ले। तो वेट लॉस वेट गेन तो दिमाग से निकाल देना, इट इज मोर अबाउट बॉडी कॉम्प बॉडी। Yep. आपका जो फैट परसेंटेज है एज अ मेल वो रहेगा आपका 14 to 20%, राइट। और जो एज अ फीमेल है ना वो आ सकता है अराउंड 25%। ये आइडियल वेट है अकॉर्डिंग टू जो इतनी भी हेल्थ बॉडी। राइट। तो ये सिंपल सा मेरा इसमें सॉल्यूशन है मेरा। ठीक है, तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी न्यूट्रिशन एंड डाइट। ओके, ठीक है, इसमें तो बहुत फनी फनी क्वेश्चन था मेरे पास। ठीक है, ये रहे। दुनिया हम फनी तक बैठे हैं देने। फनी फनी आंसर देंगे आपको, बट दैट विल बी फैक्टफुल। ठीक है, तो ना सबसे क्वेश्चन मेरे पास आया कि ना बैलेंस डाइट क्या है, और एक इंडियन हम लोग हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन की बात करूँ तो हमारे लिए बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट? देखो मेरे मुताबिक, आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हो, मैं एज ए डॉक्टर बताऊंगा बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट है कि आपकी जो एक प्लेट है जिसमें आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो, उसमें क्या क्या देखो। सबसे पहले प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब होने चाहिए। पर हमारे इंडियन डाइट में अगर हम देखें, आप किसी भी एक नॉर्मल लेमैन की प्लेट देख लो, आपको उसमें अंदर सिर्फ कार्ब्स 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 ही दिखेंगे। शुगर एंड का। वो उनकी गलती नहीं है, जो शुरू से चलता आ रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। पर अब राइट टाइम है हमें चेंज करने का। अपने पेरेंट्स को भी बोलना कि भी प्रोटीन ऐड करना शुरू करो, डाइट में प्रोटीन ऐड करो, कार्ब्स ऐड करो, कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए, और हर चीज़ ऐड करो। फाइबर, आपके अगर आपको स्टमक इश्यूज हैं, आपको ये फाइबर भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, जो आप खाना खा रहे हो उसका पोर्शन, पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें लो, पोर्शन मेंटेन करके लो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ बताना चाहते हो? सेम इसमें आयुर्वेदिक, मैं जो है देखो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो इस टाइम मेरी डिस्पेंसरी में है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हम बहुत तरह के रूरल एरियाज के पेशेंट्स को भी डील करते हैं। आपको पता है रूरल एरियाज में सबसे बेनिफिट क्या रहता है कि अभी भी जो लोग हैं ना, वो काफ़ी हद तक जो फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा है। राइट। तो उसके हिसाब से भी अगर हम पहले टाइम को कंपेयर करते हैं और आज के टाइम को, तो लोगों में वहाँ में भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो रिस्क है वो बढ़ रहे हैं। तो उसका भी मेन कॉज क्या है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर से हमने इनहेरिट कर रहे हैं वो चीज़ें, लाइक मेयोनीज वाला फूड ले रहे हैं या क्रीमी फूड्स, हम सॉसेजेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक हमारी जो एक्टिविटी है वो उतनी नहीं है। तो उस वजह से भी ये चीज़ें जो है डिजीज़ क्रिएट कर रही है। एंड सेकेंडली, अगर हम आयुर्वेद पे चलें तो संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन में वो भी यही बात करते हैं कि जो पोर्शन, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि पोर्शन कंट्रोल इज अ मस्ट, और उसमें भी जो प्रोटीन्स है ना, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उनको लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हमें अपने एल्डर्स को समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उनको लगता है कि बच्चे प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं सारा दिन। राइट। मे बी मतलब कि हमारे हाउस होल्ड में तो ऐसा ही चल रहा है आजकल, है ना। तो उनको लगता है ये प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, ये प्रोटीन्स ले रहे हैं, प्रोटीन बार्स ले रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके वाला टाइम था और अब ये वाला टाइम है, देयर इज अ जनरेशन गैप। यू हैव टू चेंज कम। हाँ, हमें अडेप्टेशंस जो है ना वो चाहे जानवर है या इंसान है, अडेप्टेशन इज अ मस्ट फॉर द सर्वाइवल। तो अगर आप अडेप्ट नहीं कर रहे विद ओवर द टाइम, लाइक पहले वैसे वाला पोल्यूशन नहीं था, वैसे पेस्टिसाइड्स नहीं थे, वैसे वाला केमिकल्स नहीं यूज हो रहे थे फ्रूट्स में, अभी बहुत कुछ चल रहा है। राइट। तो हमें भी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा ना। इफ वी आर नॉट चेंजिंग और हमारी डाइट अच्छी बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो हम क्रॉनिक डिजीज की तरफ अपने आप को खुद ही लेके जा रहे हैं। कोई नहीं लेके जा रहा, हमें हम खुद ही जा रहे हैं उधर। मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं ना, जैसे मैंने बोला ना कि उनको सिर्फ वेट लॉस ही करना है या वेट गेन नहीं करना है,
तो उनको ये समझाना है ये बात कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। न्यूट्रिशन में इनको सिंपल ही समझाता हूँ। उनको मैं एक दे देता हूँ पेपर कि ये आपके कैलोरीज हैं, इतनी आपको इंटेक करनी है, ठीक है, इतना 10% कम करना है। बट प्रैक्टिकली ना कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो खाने को ना कैलोरी से मॉनिटर करेगा। बिल्कुल वो बहुत मुश्किल ही हुआ था उसके। तो मैं सिर्फ एक चीज़ एडवाइस करता हूँ उनको कि जितना भी आप खाना खा रहे हो ना स्वाद रोज़, उसका 20% खाना कम कर दो। एक ना जैपनीज कंसेप्ट है खा रहे अच्छी को, सुना होगा सबने इतना। वो सिंपल है कि जब आपका खाना आपका पेट फुल हो जाता है ना, उतना खाना मत खाओ, सिर्फ 80% खाओ। अगर आप 3 चपाती खा रहे हो ना, तो आप 2 खाना शुरू। सॉरी टू इंटरप्ट, आयुर्वेद भी यही बोलता है कि आपका अगर स्टमक के 4 पार्ट्स है ना, तो 3 पार्ट्स फुल करने हैं, 1 पार्ट आपको यू हैव टू लेट। उस पर मैं ही कुछ ऐड करना चाहूँगा। आपने जैपनीज पे आए, उनके ट्रेडिशन देखा आपने खाने का, वो चॉपस्टिक यूज़ करते हैं। राइट। चॉपस्टिक वो क्यों यूज़ करते हैं, किसी ने कभी सोचा उनके एंसेस्टर्स क्यों चॉपस्टिक यूज़ करते आ रहे हैं? आपने देखा होगा हम स्पून यूज़ करते हैं, हैंड यूज़ करते हैं। पोर्शन हैंड में एक बार में राइस का कितना सारा आता है, चॉपस्टिक से बहुत पोर्शन कम आएगा। फुलनेस और जब आप उसको धीरे धीरे खाओगे ना, तो आपको फुलनेस जल्दी होगी। रादर जब आप फास्ट फास्ट ईटिंग करोगे तो आपको आपको फुलनेस फील होगी नहीं, और ये मेन कॉज इसका ये भी है। ओके, ठीक है। तो ना नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी ना वो सप्ली को ले गया, ठीक है, सब कैटेगरी है न्यूट्रिशन की। लेकिन इससे पहले ना मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के टाइम पे जो भी आपके पास केसेस आ रहे हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, किस टाइप के आपको केसेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको अलग अलग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी? देखो मेरी प्रैक्टिस में अभी अभी तक जो मुझे आ रहे हैं डेफिशिएंसीज, हर सेकंड पर्सन को विटामिन डेफिशिएंसीज आ रही हैं। अगर मैं 10 पेशेंट्स से इन्वेस्टिगेशंस करा रहा हूँ, खास करके विटामिन B12 लेवल्स, विटामिन D3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी विटामिन हैं सभी कम आते हैं। रादर आप यकीन नहीं करोगे, आज ही ओपीडी में मेरे पास यंग कपल आया, उनकी विटामिन B12 एक लेडीज का था 150 ओनली और जेंट्स का 160, और विटामिन D 8.5 6.5। आप बताओ, और उसका वेट था मेल मेंबर का 95 वेट के साथ सिर्फ विटामिन D लेवल 6.5। आप देखो वो कितना प्रोन है कि उसको कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है, कभी भी उसको इंजरी हो सकती है। जो मेन आया विटामिन की जो है ये बहुत कम आ रहे हैं आजकल। विटामिन लेवल जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन D3 हो गया, मैग्नीशियम लेवल्स बहुत कम आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो आयरन बाइंडिंग कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं पेशेंट्स के। तो ये चीज़ें कॉमन है आजकल, बहुत कॉमन है। लाइक मैं तो गायनी में ज़्यादा डील करती हूँ, तो मेरे पास इनफर्टिलिटी के केसेस प्राइमरी रहते हैं, राइट। तो उसमें भी आप अगर देखोगे ना, मेन रूट कॉज क्या है, मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी। अगर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं ना, आइदर यू आर टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स, या आपका लाइफस्टाइल कैसा है, या आपकी डाइट में आप क्या ऐड कर रहे हो, तो उसमें भी रूट कॉज यही मिलता है कि हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, या कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी होगा। एंड जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं तो देखते हैं कि रियली दे आर डेफिशिएंट, और जब हम उसको पूरा करके, लाइक फॉलेट की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करके जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो दे गेट गुड रिजल्ट। और कई बार तो हमें फर्स्ट उसमें ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है कंसीविंग के लिए। मेरा देखो इसमें छोटा सा पॉइंट है कि जो फॉर्म है ना सप्लीमेंट की और अमाउंट है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट ये हमारी बॉडी है बेटर ऑब्जॉर्व होता है, वो जब भी ऑब्जॉर्व होता है। सेम D3 जो अपनी अपनी हो रहती है। अब हमें बोलता है कि 60,000 आयु लेनी है आपने बी, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सम बॉडी ना हेल्थ बॉडीज, अगर आप डेली की 2000 या 5000 लोगे आयु, ठीक है, तो वो आपके बॉडी का बेटर ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको 60,000 आयु लेना ही पड़ेगा। कुछ वर्स्ट केसेस में ना आपको इंजेक्शन मिलवाना। भाई ये तो है कि आप फिक्स नहीं कर सकते कि अगर एक पर्सन है उसको 60,000 ही चाहिए, है ना, और एक पर्सन है उसको हो सकता है हमें विटामिन डी का इंजेक्शन का शॉर्ट कई बार हमें इंजेक्शन शॉट्स हो जाने पड़ते हैं। 6 लाख। अब किसी का बताओ विटामिन D लेवल्स इतना लो है, वो 10 से नीचे 6.5 तक गया हुआ है, और पेशेंट प्रोन है फ्रैक्चर्स और उसको, तो आपको उनको इंजेक्टेबल देने पड़ेंगे। फिर हम उसमें कर दे गए हैं, हम विटामिन D के इंजेक्शंस लगाते हैं। जैसे आपने बताया आयु यूनिट्स में 60,000 है सैशे या शॉर्ट में, इंजेक्शन में 6 लाख यूनिट होते हैं इंजेक्शन में, और एक इंजेक्शन हमने लगाया वो 10 डेज के बाद हम रिपीट करते हैं। विद 2 to 3 इंजेक्शन पेशेंट का विटामिन D कवर हो जाता है। तो सप्लीमेंट लेने में कोई हार्म नहीं है। बिल्कुल हार्म नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए। ये मिथ है कि विटामिन लेने से कुछ होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है विश्व को। Yes, but before starting any kind of supplements, go for their test. Like विटामिन B12 है, कईयों की बॉडी में वो ओवर होता है, तो उसमें उस केस में हमें विटामिन बी मतलब कि हमें बिना सोचे समझे, अगर कोई पेशेंट आ रहा है मेरे पास बिना कि प्रिस्क्रिप्शन। मुझे वीकनेस हो रही है डॉक्टर साहब, मुझे क्या करूं, बिना सोचे समझे उसको B12 नहीं डालना है या विटामिन D नहीं डालना है, पहले इन्वेस्टिगेट करवाओ। क्योंकि कई बार विटामिन लेवल जब बढ़ जाते हैं ना,
उससे भी टॉक्सिसिटी होती है बॉडी में, टॉक्सिसिटी होने करके भी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले इन्वेस्टिगेट कराओ, टेस्ट करो, अगर आपको लग रहा है कि वो डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको पूरा करो बाय ट्रीटमेंट। ये नेक्स्ट कैटेगरी है ना, ये हमारे लिए बहुत रिलेटेबल है और आई होप हम जो बहुत सारी ऑडियंस के लिए है। इट्स ऑल अबाउट हेल्दी एजिंग एंड सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि जैसे जैसे आप एज होते हो आपका मेटाबॉलिज्म लूज होता है, ठीक है, स्लो होता है, आप मसल लॉस करते हैं, ठीक, ब्रेन फंक्शन आपके स्लो होते हैं। बिल्कुल। दूसरा, हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम दूसरों की सुनना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, देखो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। अब जैसे कोई एज है, मानो हमारे मदर हैं, फादर है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी मसल मास लूज होगा, सबका गिरता है मसल मास, आपको पता होगा हर ईयर 1% मसल मास गिरेगा आपका आफ्टर 35-40, ठीक है। तो उसमें मसल मास गिरेगा तो आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आए नहीं आएंगी, सारे होने, हमारे साथ भी होगा। पर आपके ऊपर डिपेंड क्या करता है कि आपने अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है कि नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, हम नॉन 41, अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी बॉडी पे, कैसे इन्वेस्ट करूंगा, पैसों से इन्वेस्ट नहीं करनी, हमारी इन्वेस्टमेंट इस टाइम क्या है, एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, अपना मसल ट्रेन करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। आज आज अगर मैं 10 साल ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे जो बुढ़ापे के 10 साल हैं वो बहुत अच्छे निकलेंगे, मैं चल पाऊंगा, क्यों, मेरे जॉइंट हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर मेरा मसल अच्छा है तो मेरा जॉइंट अच्छा रहेगा, जॉइंट अच्छा होगा तो मैं अच्छी हर जगह घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, मुझे किसी को बॉदर नहीं करना पड़ेगा कि भी मुझे उठाओ यहाँ से वॉशरूम लेके जाओ, ये इन्वेस्टमेंट होती है। अब आपकी बात पे आता हूँ रिजिडिटी पे, क्योंकि आजकल की पेरिफेरी देखो, ये नेचर होती है। साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है, एक छोटा बच्चा और एक ही बुजुर्ग, उनका माइंड सेट जो होता है ना तकरीबन सेम हो जाता है। आफ्टर 60-65 जो ओल्ड एज जो आपने देखा होगा, वो बहुत जिद्दी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना शुरू कर देते हैं, जैसे बच्चे होते हैं। अगर उनको वो चीज़ खानी है तो उन्होंने खानी है, आप उनको जितना मर्जी समझा लो उन्होंने नहीं समझना, वो हमने समझना, उसको कैसे समझाना है उनको, अपने पेरेंट्स को। हाँ, पर इस पे ज़रूर मैं बोलूँगा कि उनको ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, बहुत उनका हमें समझाते हैं, पर कुछ चीज़ें हमें भी समझानी पड़ेंगी उनको। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो अडेप्टेशन वाली बात फिर आती है। एंड आपने देखा भी होगा कि इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे था, उसका थीम क्या था, योगा फॉर हेल्दी। वो इसी वजह से रखा गया था, लोगों को ये प्रमोट करने के लिए कि जो योगा है ना, वो जरूरी नहीं यंगस्टर्स के लिए या बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, ये हर एज के लिए है, एंड फॉर द हेल्दी एजिंग। एजिंग तो सबके साथ है, बट हेल्दी एजिंग के लिए हमें एक्सरसाइज जो है और डाइट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। एंड हमें अवेयर करना किसकी जिम्मेवारी है, हम सबकी। लाइक आप न्यूट्रिशनिस्ट है, आपकी जिम्मेवारी है कि उनको अच्छी डाइट गाइड करो। हमारे पास आते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि उनके प्रॉपरली उनको इन्वेस्टिगेट करके हम उनको गाइड करें कि कैसा लाइफस्टाइल जो है वो उनको अडाप्ट करना चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव तो बहुत सिंपल है इसमें कि दो चीज़ें हमें करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, और प्रोटीन एलिवेटर। तो ये वो हमने पहले क्लियर किया, डाइट में वहाँ देना पड़े। तो और उसी में रखते हुए था, सॉरी, अगर हम उसको सही कर पाए ना तो जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, ठीक है, 8% है, उन सबके लिए वो बेनिफिशियल हो। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है भी, ठीक है, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला सेक्शन है ना हमारा, वो है स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन और यूथ डेवलपमेंट। अब इसमें मेरा ना सिंपल सा क्वेश्चन क्या है ना कि इसमें ना 3 लोग हैं, 3 लोग, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और कॉलेज, तो ये 4, फोर्थ है हमारी गवर्नमेंट। राइट। ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जो स्कूल है ना, वो कैसे मोटिवेट करेगा अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में एक्टिवेट करने का, पार्टिसिपेट करने के लिए। देखो ये थोड़ा सा ना पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं उसमें क्या होता है कि अब जैसे स्कूल है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। अब कुछ स्कूल्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, सब करते हैं, पर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो जिनका फोकस ही स्टडी पे होता है। अब ये यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर होगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंटर करेगी बीच में तभी हो सकता है। अगर आप बोलो कि प्राइवेट स्कूल्स हो गए और ये जितने भी हैं खुद अपने तरफ से करें, जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस लेनी ही पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि भी ये एक, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब है, वैसे ही जो फिजिकल एजुकेशन और जो जितने भी एक्टिविटी, जितने भी स्पोर्ट्स दैट शुड बी मस्ट मस्ट मतलब होती है, पर्सनल सब्जेक्ट स्कूल्स में होती हैं। आपने देखा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट भी होता है, पर मेडिकल भी नहीं होता है, टीचर्स भी होते हैं, पर आप वो देखो उसको आप कितना प्रमोट कर रहे हो।
आप प्रमोट नहीं, कुछ स्कूल्स हैं नो डाउट, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स है पर वहाँ पर प्रमोशन ही नहीं है। अगर आप बच्चे को प्रमोट ही नहीं, एक बच्चा हर कोई तो एथलीट हो नहीं सकता ना, ठीक है। अब एक एवरेज बच्चा है, अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करवाओ, खेलने ही नहीं दोगे, आप उसको बोलोगे आप साथ में जाके बैठ जाओ देखो, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। ये यहाँ पर इश्यूज हैं, ये इश्यूज बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत जरूरी है। तो स्पोर्ट्स तो होना ही चाहिए स्कूल में, और रेगुलर ऐसी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हफ्ते में, अब जैसे हमारे बच्चे हैं उनका हफ्ते में एक पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, बताओ आप क्या करोगे उसमें, बताओ क्या अगर बच्चा क्या स्पोर्ट्स में कर लेगा। अब हर बच्चा तो एथलीट होता नहीं है ना, पर उनको दिल तो करता है खेले। तो यहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस देना पड़ेगा कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के पीरियड्स होते हैं, आपने ये भी प्रॉपर इस पे अवेयरनेस देनी है बच्चों में। मेरा सिर्फ एक टेक है इसमें, अभी होता क्या, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे अचीव्स के साथ हुआ है। आपका फाइनल एग्जाम चाहे वो गोल्डन हो, स्कूल है, तो स्कूल आपको ऑप्शन देता है, या तो आप एग्ज़ाम दे लो, ठीक है, या आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट। बिल्कुल और पेरेंट्स का यहाँ पे रोल क्या आता है, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। 99% केस में क्या होता है, बच्चा जाता है एग्जाम देने। यहाँ पे ना ऑप्शन होनी चाहिए कि आपका इस टाइम पे कंपटीशन है, आपका एग्ज़ाम हम कल ले लेंगे या 2 दिन बाद ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन आती हैं, दोनों में से एक पार्ट चूज़ करें। वही तो मैं आपको वही पहले आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है कि वो आपको वही बता सकता। और मुझे तो ऐसे लगता है कि इसको मस्ट कर देना चाहिए। अब लाइक मेरा बेटा है, अब मैं उसको बोलूँ कि हफ्ते में एक दिन उसको सर ने कहा कि आज आप 400 मीटर या 800 मीटर रन करो, वो हाँफता हुआ घर वापस आता है, ब्रेथलेसनेस है, एंड वो बताता है कि ही इज इनटू डिप्रेशन, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें फॉल्ट किसका है? बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपने जैसे बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है, बच्चे का भी, इंस्टीट्यूशन का भी, एंड गवर्नमेंट का भी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जब ये चारों मिलकर काम करेंगे, कभी हम इस चीज को प्रमोट बड़ा प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी ना और इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, आगे सेक्शन आपका करो मिथ है, ठीक है। और इसका जो आंसर देना मैं रैपिड फायर करो, ओके भाई। सबसे पहला मिथ्या है, फैक्ट है, जो एक्सरसाइज है इट इज ओनली फॉर वेट लॉस, मिथ। सेकंड, ओल्डर अडल्ट शुड अवॉइड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मिथ तो क्या कहती है, पूरी मिथ, बिल्कुल बिग मिथ। लास्ट, सेकंड लास्ट है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स किडनी डैमेज कर देते हैं। ये तो मेरा फेवरेट है, एक कब का है मैं अपने क्लाइंट का समझाने जाके थक चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ना ये आपके मुझे सुनना है एज ए डॉक्टर कि किडनी को क्या दिक्कत है प्रोटीन से। देखो मैं आपको बताता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर मैं बताता हूँ, प्रोटीन लेने से किडनीज खराब नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और आप आराम से अपने बॉडी वेट के मुताबिक आप प्रोटीन इंटेक ले सकते हो। प्रोटीन हमारे आप ये पाउडर ऐसा जैसे लोग बोलते हैं प्रोटीन पाउडर ने डाइट से ले रहे हो, अगर आप नहीं पूरा कर पा पूरा नहीं कर पा रहे तो प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, बिल्कुल सेफ आपके। प्रोटीन हाँ बस इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जब भी प्रोटीन लीजिए एक अच्छे ब्रांड का लीजिए, प्रॉपर चेक करके प्रॉपर करके उसको फिर लीजिए। ऐसा प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर और बॉडी, तो इसको हमें अवॉइड नहीं करना। ये देसी प्लीज ये कभी मत। एक्चुअली ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे साथ भी प्रॉब्लम। हमारे साथ बच्चे आते हैं, यंग बच्चे आते हैं, जी मेरा डॉक्टर साहब हमने प्रोटीन लेना था पर फादर मुझे अलाउ नहीं कर रहे। वो कहते कि तू क्या गब्बे खाएगा, आप बताओ उनको क्या बताएं। फिर मेरे साथ बात कराते हैं, फिर मैं उनको कन्विंस करता हूँ, जी मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं खुद लेता हूँ, और मैं आज का नहीं ले रहा, मैं पिछले 5 साल से ले रहा हूँ। इवन आई एम टेकिंग प्रोटीन, तो आपके सामने ही हूँ मैं, नथिंग हैपन ऐसा कुछ नहीं। एंड इवन आई एम अ पेशेंट ऑफ रिमेटेड आर्थराइटिस एज वेल, तो आई एम टेकिंग ऑल द प्रोटीन, तो नथिंग इज हार्मिंग मी, कुछ नहीं हो रहा मुझे ऐसे। तो अभी लास्ट है आज का, स्पोर्ट्स डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अकेडमीनेस। अब इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली हम पेरेंट के लिए है, ये एज अ पेरेंट, एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ पेरेंट्स आपका क्या व्यू? देखो एज अ पेरेंट ये मिथ है, ओके, अगर आप सोचो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराने से उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एकेडमिकली, वो ऐसा नहीं होगा। उसको बैलेंस करो, सिंपल सा फंडा है। आप अब ये देखो कि आपका बच्चा कैपेबल है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं कैपेबल है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो ये देखो उसका इंटरेस्ट किसमें है। अगर वो स्पोर्ट्स में जा रहा है तो उसको स्पोर्ट्स में जाने दो, अकेडमी नहीं है तो अकेडमी में जाने दो। तो ये बैलेंस ये पेरेंट्स नहीं करना है, और बच्चे की कैपेबिलिटी बचपन से पता चल जाता है। अब मेरा बेटा है, मुझे पता चल गया था 5 साल में कि वो बिलोंग नहीं करता स्पोर्ट्स में, क्योंकि हमें मैं डॉक्टर हूं पर मैं स्पोर्ट्समैन भी हूं।
तो मुझे पता है कि किसकी कितनी लिमिट्स हैं, तो उस मुताबिक उस चलना चाहिए। हाँ, पर अगर रियलिस्ट ये बोलेंगे हम कि भी वो ये उससे स्पोर्ट्स करने से भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो मिथ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मैं कॉलेज में थी, मैंने बाबा प्री यूनिवर्सिटी से एज आई टोल्ड यू अर्लियर मैंने टॉप किया, आई हैव अ गोल्ड मेडल था ना एज वेल। तो मैं वहाँ टेबल टेनिस भी खेलती थी एंड मेरा जोनल लेवल पे सिल्वर मेडल भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बच्चा जो है वो एकेडमिक से एम्पर हो जाएंगे कि ऐसा हो जाएगा। आपने बैलेंस है ना, बैलेंस करना है। हैव टू मेंटेन द बैलेंस एज पेरेंट्स। और बच्चे का इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं करना कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है एंड वी आर पुशिंग हिम टुवर्ड। फोर्स नहीं करना बच्चे को, आपको बच्चे की कैपेबिलिटी पता लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है उस साइड डालो। फिजिकल एक्टिविटी उसकी रखो, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आज का अपना डन है ये। आई होप ना जितने मेरे क्लाइंट्स हैं ना उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाओ। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, हम भी ये बिल्कुल चाहते हैं। हमें मतलब बहुत अच्छा लगा आज जो मैंने हमसे हमारा सेशन लिया, तो इट वाज ग्रेटफुल सेशन। बट द थिंग इज, अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, डॉक्टर साहब की क्लिनिकल प्रैक्टिस है, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो आपके पास एक अच्छा ट्रायो है। आपकी कोई भी क्वेरी है डाइट रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड, तो यू कैन आस्क अस एनी टाइम, वी आर अवेलेबल। बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ एट द एंड, मैं यही कहना चाहूंगी। एग्जैक्टली, अगर आपको लगता है ना कि अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस अनआंसर हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो अगर डॉक्टर से कुछ पूछना होगा तो आई विल आस्क देम। ठीक है, अगर मैं कुछ आंसर कर पाऊंगा ना तो मैं कर। यू कैन कनेक्ट मी, यू आर ऑन यूट्यूब, यू आर ऑन देयर टू वेल बी। लेट्स मेक अ हेल्दी इन्वायरमेंट। सराउंडिंग्स जो है ना, हम मिलके हेल्दी बना सकते हैं। ना अकेले आप कर सकते हो, ना अकेले हम कर सकते हैं। लेट्स कम टुगेदर एंड बिल्ड अ हेल्दी इन्वायरमेंट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।